हेलो। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके तो ये हमारे जो जनरल साइंस जो एमसीक्यू हैं जो पीवाईक्यू हैं, ये सेकंड क्लास है। इससे पहले मैं एक क्लास आपके लिए ले आ चुका हूँ। तो जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी हुई वो पहले वो क्लास देखे, उसके बाद ये क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ इन क्वेश्चनों को साथ साथ में करेंगे और लास्ट में मुझे अपना स्कोर लिख के ज़रूर भेजें, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपकी तैयारी कैसी चल। और जो आने वाली हमारी जो क्लासेस रहेंगी उसमें भी मैं आपके पी वाई क्यू लेके आऊँगा। तो उसमें जो पी वाई क्यू रहेंगे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, जो जीएस है, सभी के मिक्स रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़कर, यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में यही कहूँगा कि अपना स्कोर मुझे लास्ट में जरूर। तो पहला क्वेश्चन है कि अगर कोई यात्री जो है वो बस में खड़ा होता है और वो जब बस अचानक से मुड़ती है तो वो बाहर की तरफ गिरता है, तो वो किस जो हमारे पास वो गति का कौन सा नियम है। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन है वो है एनर्जी ऑफ मोशन। जो हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है, जिसको और किस नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ एनर्सिया। तो अब एनर्सिया जो होता है वो तीन टाइप का होता है। एक होता है मोशन में, एक होता है हमारे पास डायरेक्शन में, और एक हमारे पास होता है रेस्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि हमारे पास अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूं तो उसके जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, उस पर क्या इफेक्ट पड़े। तो जो हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, उस पर जो प्रेशर को इंक्रीज करने की वजह से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो नहीं बदलेगा। तो डज नॉट चेंज। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो कहाँ पे ट्रेवल्स नहीं करती हैं। तो कहाँ पे ट्रेवल्स नहीं करती हैं, वैक्यूम। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है, जो हमारे पास लाइट वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला गया है कि कहाँ पे ट्रेवल्स नहीं करती है। मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम की जरूरत पड़ती है। जैसे साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए हमेशा किसकी जरूरत होती है, किसी न किसी की जरूरत होती है। जैसे साउंड वेव है, सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल किस में करेंगी, तो सॉलिड में करेंगी। उसके बाद किस पे, लिक्विड में, और उसके बाद किस में, जो हमारे पास गैस होती है। और जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उनको हमेशा ट्रेवल करने के लिए की जरूरत होती है। जो ट्रांसवर्स वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है, वो हमेशा कहाँ ट्रेवल करती है, वैक्यूम में ट्रेवल। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास इलेक्ट्रो प्रेसिपिटेटर होता है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, किसके जो हमारे पास प्रदूषण है उसको नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पेस्ट जो हमारे पास प्रेसिपिटेटर होता है उसका यूज़ किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, तो हमारे पास हवा में जो पोल्यूशन उसको कंट्रोल करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, कहा गया है कि जो हमारे पास आकाश है वो हमें नीला क्यों दिखाई दे। तो ये पता नहीं कितनी बार कितने पेपरों में ये रिपीट हो चुका है कि आकाश नीला क्यों दिखता है, क्योंकि ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, क्योंकि वहाँ पे डस्ट पार्टिकल होते हैं जब सूर्य की किरणें हैं और उसमें पानी के वाटर मॉलिक्यूल होते हैं तो उस पर गिरते हैं, तो वो हमें कैसा दिखता है, नीला दिखता है, टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर है जी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। आप हमारे चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहा जाता है डायनमो। तो डायनमो क्या होता है, एक तरह का डिवाइस होता है जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस, इलेक्ट्रिकल। मतलब जो यांत्रिक ऊर्जा होगी उसको किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन ई जो है इसका सही आंसर है। मैंने आपको ये सब पढ़ाया। जिन्होंने जो क्लासें नहीं देखी हुई, जिनकी क्लासें मिस हो गई हैं, या जिन्होंने अभी नया ज्वाइन करा हुआ है, तो वो अपनी जो पुरानी वीडियो उनको ज़रूर देखें, और फिर आप उन वीडियो को देखने के बाद ये जो क्वेश्चन की सीरीज़ है उनको लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो हमारे पास तेल के दीपक की बत्ती ऊपर उठती है क्योंकि
क्योंकि वो किस प्रिंसिपल का बेस है, तो मैंने आपको बताया था, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हो। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ऑफ द कैपिलरी एक्शन फिनोमिना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर? क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है एटमोस्फेयर अल्ट्रावॉयलेट रेज आर एब्जॉर्ब। जो हमारे पास वायुमंडल में परावैंगनी किरणें होती हैं वो किसके द्वारा अवशोषित की जाती हैं? का सही ऑप्शन ऑक्सीजन के द्वारा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहा गया है? कहा गया है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप जो गिव्स द हायर मैग्निफिकेशन देन द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बिकॉज कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होता है और जो हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है, उसकी तुलना में अधिक हमारे पास अच्छी जो हमारे पास इमेज दिखाई देती है। क्यों देती है? तो इसका जो सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द विजुअल लाइट। कि जो हमारे पास वेवलेंथ होती है मतलब लैम्डा, तो जो हमारे पास लैम्डा होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है? छोटा होता है। किससे? जो हमारे पास वेवलेंथ की होती है, क्योंकि हमें पता है जो विजुअल लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो हमारे है 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर मतलब 10 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में हो। ठीक है जी। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होती है, ठीक है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है उनकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी? 10 रेज। क्लियर है जी। तो हमारे पास इसकी वेवलेंथ क्या होती है? छोटी होती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम। हमारे पास कहा गया है कि अ बॉडी इज मूविंग विद नो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। की उसकी जो है वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म नहीं है और ना और एंड द यूनिफॉर्म एक्शन। अगर उसकी वेलोसिटी जो है नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल। कि अगर एक किसी दूरी को तय करने के लिए पहले वो 1 मीटर चलता है 1 सेकंड में, फिर 1 मीटर चलने के लिए वो 2 सेकंड ले लेते, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। और ये बोला गया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो इसका जो सही हमारे पास आंसर क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफिक इज अ नॉन लीनियर। मतलब नॉन लीनियर मतलब लीनियर मोशन होता तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करता। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है जो हमारे पास लैम्बर्ट लॉ होता है वो किससे रिलेटेड? तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर है इल्यूजन। की जो हमारे पास रोशनी होती है उसको रिप्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि हमारे पास इसमें यहाँ पे ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है जी। यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 12 है वो क्या है? कहा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग लॉ इज वैलिड्स द स्टेटमेंट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हमारे पास जो जैसे एनर्जी होती है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? लॉ ऑफ, जो हमारे पास लॉ ऑफ मास। ठीक है, जो मैटर के केस में होगा, कहा गया है मैटर ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया। तो ये क्या है? लॉ ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास जो डेसिबल, डेसिबल क्या होते हैं? यूनिट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेसिबल किसके यूनिट होते हैं? डेसिबल साउंड के। ठीक है, कि जो हमारे पास अगर 80 डेसिबल से ऊपर, 50 से 80 डेसिमल के ऊपर, अगर 50 और 80 डेसिमल के बीच में किसी भी चीज़ की आवाज़ है, ठीक है, अगर ध्वनि की तीव्रता इतनी है तो वो हमारे को क्या लगती है? चुभने लगती है। मतलब तीखापन होता है उसमें, वो हमें इरिटेट करने लगती है। क्लियर है जी। तो इसका सही ऑप्शन डेसिबल किसके यूनिट है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट है हमारे पास जो आई आइसोनेफ होता है, आइसोनेफ है, वो क्या इंडिकेट्स द लाइंस ऑफ इक्वल। तो वो हमें क्या बताता है? तो क्या बताता है? जो क्लाउडीनेस होती है। क्लियर है जी। तो ये यूज़ की जाती है, ये जो टर्म यूज़ की जाती है इसका मतलब क्या होता है? क्लाउडीनेस। क्लाउडीनेस, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट। नेक्स्ट है
एटमॉस्फेरिक लेयर रिफ्लेक्टेड द रेडियो वेव्स, जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में जो रेडियो वेव्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, तो वो किस हमारे पास एटमॉस्फेयर की जो लेयर है किस लेयर में होती है, तो आइनोस्फेयर में होती है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार पेपर में पूछा जा चुका है। जो हमारे पास एरोप्लेन उड़ते हैं वो किस में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, कि जो हमारे पास हवाई जहाज उड़ते हैं वो किस एटमॉस्फेयर की किस लेयर में उड़ते हैं, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो हमारे पास क्राइजोजेनिक्स, जो क्राइजोजेनिक्स है हमारे पास इन द साइंस डीलिंग विद, तो वो किसके साथ डील करती है, तो ये वाली टर्म है, ये वाली जो साइंस होती है क्रायोजेनिक्स, ये किसके साथ, लो टेम्परेचर के। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो सही। क्लियर है जी, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ अपने क्वेश्चन लगा रहे होंगे और अंत में मुझे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है द मास एनर्जी इज रिलेशन आउटकम, जो हमारे पास मास एनर्जी जो हमारे पास रिलेशन हो, ई मास एनर्जी रिलेशन ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ये हमारे पास किसने दी थी, आइंस्टाइन ने। उसने क्या बोला, अगर हमारा मास एनर्जी की लाइट के साथ स्पीड के साथ मूव करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी। मतलब अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपने घर पे, तो मैं 1-2 मिनट में कहाँ पहुँच जाऊँगा, बॉम्बे पहुँच जाऊँगा, ठीक है, या दिल्ली पहुँच जाऊँगा। तो बोला गया कि अगर हम लाइट की स्पीड से मूव करेंगे तो हमारा मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। तो ये क्या थी, हमारे पास स्पेशल थ्योरी थी किसकी, रिलेटिविटी की, स्पेशल थ्योरी थी रिलेटिविटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है, कहा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर यूज टू एक्यूरेटली मेजरिंग द स्मॉल वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, अगर बहुत ही छोटे समय को मापना हो तो हम किस जो हमारे पास घड़ी है किसका यूज करेंगे, तो वो कौन सी होती है, एटॉमिक क्लॉक होती है, जो किसकी बनी होती है, सीजियम की बनी होती है जी, सीजियम की बनी होती है। जो हमारे एस्ट्रोनॉट जो बाहर जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो वहाँ पे टाइम देखने के लिए वो किस घड़ी का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं सीजियम। क्लियर है, जो एटॉमिक क्लॉक होती है जो सीजियम की बनी होती है। नेक्स्ट है कि जो हमारे पास खतरे के जो संकेत हैं आमतौर पर लाल बत्ती के रूप में लाल होते हैं, क्यों, क्योंकि वो लाल इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो अंडरगो द लीस्ट डेविएशन, कि कम से कम विचलन में गुजरते हैं, क्योंकि लाल जो हमें रंग है वो दूर से आसानी से दिख जाता है और वो फैलता नहीं है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी। और जो हमारे पास रेड लाइट हो कि उसकी जो वेव लेंथ, लेंथ मतलब उसकी लेंथ मतलब दूर से दिख जाए, तो उसकी वेव लेंथ क्या होती है, मैक्सिमम, इसकी जी, रेड लाइट। क्या ध्यान में रखना, रेड लाइट की वेव लेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे कम होती है, मिनिमम होती है, इसकी, रेड लाइट। और जो वॉयलेट होती है, बैंगनी होती है, तो बैंगनी कलर जो होता है, जो उसकी जो वेव लेंथ होती है वो मिनिमम होती है, बट फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि मिनिमम होती है, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव, कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो किससे बना होता है, तो सिंपल जो माइक्रोस्कोप होता है वो उसकी जो फोकल लेंथ होती है क्या होती है, कन्वेक्स की, टोटल फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। क्लियर है बात है। अब नेक्स्ट देखते हैं। कहा गया है कि जो हमारे पास ऑयल होता है, जो कहा गया है एक तेल की बूंद पानी पे फैल जाती है, क्योंकि क्यों फैलती है, इसका सही आंसर क्या होगा, कि जो हमारे पास सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मच स्मॉलर देन द, ठीक है जी, कि जो हमारे पास तेल की सतह तनाव की तुलना में पानी की तुलना में, जो हमारे पास तेल की सतह तनाव की तुलना में बहुत कम होता है पानी, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी की सरफेस टेंशन क्या होती है,
पानी की बड़ी कम हो, सॉरी ऑयल की क्या होती है, ऑयल इज मच स्मॉलर देन पानी, पानी से बड़ी कम होती है। इसीलिए क्या होता है कि जब भी हम पानी के बीच में एक बूंद तेल की डालते हैं तो तेल क्या करने लग पड़ता है, ऊपर उसके ऊपर फ्लोट करने, स्प्रेड हो जाता है, मतलब फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है ऐसा कौन सा डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट, एसी को किस में बदल देता है जी, डीसी में बदल देता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो रेक्टिफायर होता है उसका क्या काम होता है, एसी को किस में कन्वर्ट करना, एसी आ रही है यहाँ पे क्या लगा होगा, रेक्टिफायर लगा होगा, और वो क्या करेगा, हाँ एसी को किस में कन्वर्ट कर देगा, डीसी में। तो एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या कहा गया है कि जो हमारे पास नोट होता है वो क्या मेजर करता है, नोट क्या मेजर करता है, स्पीड ऑफ अ शिप, जो जहाज की गति होती है उसको मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, नोट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि हमारे पास जब घरों का मेन स्विच बंद हो जाता है तब क्या होता है। ठीक है, जब मेन स्विच को बंद कर देते हैं तब क्या होता है, डिस्कनेक्ट करता है, तब क्या होता है कि जो हमारे पास जो लाइव वायर, जिसमें लाइव वायर जो होती है, जो लाइव तार होती है, और जो हमारे पास न्यूट्रल वायर होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है, दोनों की दोनों क्या हो जाती है, डिस्कनेक्ट। ये ऑप्शन नंबर जो इसका सी है दैट द राइट आंसर। कि जो हमारे पास जहाँ से जिस वायर से करंट जा रहा है उससे करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि हमने मेन स्ट्रक्चर को ऑफ कर दिया है। और जो अर्थ हो रहा था, जो अर्थ को जो न्यूट्रल वायर होती है, जो चार्ज को, जो एक्सेस चार्ज हो जाता है, जो कहाँ जाता है, ज़मीन में जाता है, वो भी क्या होती है, ऑफ हो जाती है। क्लियर अच्छी बात। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो हमारे पास हीट आती है सन से और अर्थ तक पहुंचती है तो वो कौन सा फिनोमिना होता है। तो जो हमारे पास हीट जो आती है सन से और अर्थ तक पहुंचती है तो ये कौन सा फिनोमिना होता है, रेडिएशन। क्योंकि रेडिएशन कहाँ पे होती है, हमेशा वैक्यूम में होती है। और जो हमारे पास कंडक्शन होती है ये कहाँ होती है, हमेशा सॉलिड में। क्लियर है जी। और जो कन्वेंशन होती है हमेशा लिक्विड में होती है, ध्यान में रख लें। ठीक है, कंडक्शन होगी सॉलिड में, कन्वेंशन होगी लिक्विड में, और रेडिएशन होगी वैक्यूम। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है दैट राइट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आ गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मोर सेवरल बर्निंग, कि बोला जाता है यहाँ पे बर्न्स होगा। ठीक है, कि जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो गंभीर जो जल जाता है, सबसे ज़्यादा जो खतरनाक जलना होता है वो किसका होता है, वो होता है स्टीम का। अगर हम भाप से जलते हैं तो हमारी बॉडी बुरी तरह जल जाती है एज कम्पेयर टू अगर हम आग से जलते हैं। क्योंकि 1 ग्राम पानी जो होता है, 1 ग्राम जो पानी होता है वो 540 540 कैलोरी हीट प्रोड्यूस करता है। 540 कैलोरी क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। देखो क्लियर है। तो 1 ग्राम पानी इतना करता है, अगर 10 ग्राम पानी हुआ तो कितने होगी, 5400 कैलोरीज क्या होगी, हीट प्रोड्यूस करती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्टीम बर्निंग जो होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या कहा गया है कि अगर सडनली क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, गिर जाता है, सडनली फॉल्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मंडलीय दाब क्या होता है, अचानक से गिर जाता है, तो वो क्या बताता है कि भाई क्या बताता है, तूफान आने वाला, क्या आने वाला है, तूफान आने। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है कि जो हमारे पास मैग्नेटिज्म इज अ मटेरियल इज ड्यू टू, कि जो हमारे पास जो मैग्नेटिज्म होता है वो किस वजह से आता है। तो मैग्नेटिज्म किस वजह से आता है, सर्कुलर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो इसके घूमने की वजह से क्या आ जाएगा, इस वायर में क्या हो जाएगा, एज ए मैग्नेट ये क्या करने लगेगी, बिहेव करने। कि हमारे पास इसका जो फॉर्मूला आता है एफ, मैग्नेटिक फोर्स,
Q चार्ज रहता है, V इसकी वेलोसिटी रहती है और B यहाँ पे मैग्नेटिक। ठीक है, ये B वेलोसिटी के साथ मूव, ये इसके अराउंड हमारे पास ये क्या होगी, मैग्नेट। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो वहां पे क्या आ जाएगी, मैग्नेटिज्म आ जाएगा। मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट की उसके पास प्रॉपर्टी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर कोई भी मानव है, उसको कौन सा दोष हो जाता है, इसको बोला जाता है मायोपिया। ठीक है, मतलब शॉर्ट साइटनेस हो जाती है। ठीक है, तो उस शॉर्ट साइटनेस का मतलब होता है कि उसे पास की वस्तुएं तो दिख रही हैं बट दूर की वस्तुएं नहीं दिखेंगी। उस रोग को क्या बोला जाता है, शॉर्ट साइटनेस, मतलब निकटम दृष्टि दोष का, निकटम दृष्टि दोष की जो निकट की वस्तुएं हैं वो तो उसको दिख रही है, ठीक है, बट दूर की वस्तुएं उसे नहीं दिखेगी। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है, अवतल मतलब कनकेव लेंस का यूज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार ये कितने पेपरों में क्वेश्चन आ। अगर हाइपरमेट्रोपिया है मतलब फार साइटनेस है, उसे उसे दूर दृष्टि दोष है, तो कौन से लेंस से दूर किया जाएगा, कन्वेक्स से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना, पता नहीं कितनी बार कितने पेपरों में ये बात पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो तारे टिमटिमाते हैं वो किस वजह से टिमटिमाते, तो तारों के टिमटिमाने के पीछे कौन सा फिनोमिना है, एटमॉस्फेरिक डिफ्रैक्शन, और डी वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर। ये भी कितनी बार कितने पेपरों में रिपीट हुआ है कि तारों का टिमटिमाना क्या कहलाता है, वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपकरण को क्या कहा जाता है। जो भूकंप की तीव्रता को मापता है उस उपकरण को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं, उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारे पास मल्टीमीटर होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, क्या उसका क्या प्रयोग होता है, किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है मल्टीमीटर। ठीक है, तो करंट को भी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास विद्युत होता है उसको, वोल्टेज, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, सभी के सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही। ठीक है, मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि हमारे साथ यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, ताकि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिले और आपका टेस्ट क्लियर हो जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। तो जो हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होती है, जो सन से लाइट आती है, अगर वो प्रिज्म पे गिरती है तो 7 कलरों में टूट जाती है। तो वो इसका सही आंसर क्या हुआ जी, प्रिज्म। ऑप्शन नंबर डी, कि प्रिज्म में से अगर वाइट लाइट को क्रॉस करेंगे तो वो किस में टूट जाएगी, 7 कलरों में टूट जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनका यूज किया जाता है बिजली बनाने के। ठीक है, विद्युत उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, परमाणु रिएक्टरों का प्रयोग किया जाता है। तो वो किस पे आधारित है, मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वो कैसे काम करते हैं, तो कैसे काम करते हैं, परमाणु विखंडन। कि हमारे पास एक बड़ा पार्टिकल कितने में टूट जाएगा, छोटे 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 पार्टिकल्स में टूट जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन। कि एक बड़ा पार्टिकल किसमें, दो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया, तो उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, परमाणु विखंडन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कहा गया है प्रकाश के परीक्षण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन में से किस उपकरण का प्रयोग किया, कि जो हमारे पास डिस्पर्जन होती है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, मतलब जो हमारे पास लाइट टूटती है 7 कलर, तो उसका अध्ययन करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कहा गया है कि जो फाउंटेन पेन है वो किस प्रिंसिपल पे काम, तो जो फाउंटेन हमारे पास पेन होता है
वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इसका सही ऑप्शन है कि कैपिलरी ऑफ एक्शन पे। ठीक है, जो फाउंटेन पेन है वो किस प्रिंसिपल पे काम करेगा? कैपिलरी एक्शन पे वो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो पाइक्नोमीटर है वो जो हमारे पास एक प्रकार का उपकरण है जिसका प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए किया जाता है? जो सोलर विकिरण की तीव्रता को, जो हमारे पास इंटेंसिटी होती है किसकी, जो सोलर की रेडिएशन होती है, उसको मेजर करने के लिए, उसको मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पाइक्नोमीटर। क्या बोलते हैं उसको? पाइक्नोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो जो इंस्ट्रूमेंट, जैसे पेपर में क्या होता है कि 4 ऑप्शनें होती हैं, उसमें से आपको पता होगा कि ये वाली ऑप्शन नहीं हो सकती है, तो आप उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो फाइबर फाइबर ऑप्टिक्स जो होती हैं, जो हमारे पास जियो फाइबर होता है, ठीक है, जियो फाइबर आजकल चल रहा है, तो जियो फाइबर जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो किस पे करता है? मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और सी, कुल आंतरिक जो प्रतिबिंब होते हैं, कि मतलब जो हमारे पास ऑप्टिकल केबल होती है, अगर कोई सिग्नल जा रहा है तो अंदर अंदर ही क्या होगी? उसकी रिफ्लेक्शन होगी, मतलब उसका कोई लॉस नहीं होता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है कि अ डेसिबल इज, डेसिबल जो होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया क्या होते हैं? यूनिट होते हैं किसके? इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास ध्वनि के, ठीक है, तो ध्वनि के जो साउंड लेवल के होते हैं, यूनिट होते हैं। तो हम क्या, इसका सही आंसर क्या होगा? ये क्या करेंगे? मेजर्स ऑफ द साउंड लेवल। क्या करेंगे? जो हमारे पास ध्वनि है उसके लेवल को मेजर करने के लिए यूनिट यूज किए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डेसिबल, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमारे पास रिमोट सेंसिंग डिवाइस हैज़ बीन बिल्ट इन सोर्स ऑफ, कि जो हमारे पास रिमोट सेंसिंग डिवाइस हो वो कैसे काम करते हैं? तो उससे जैसे हमारे टीवी का रिमोट हो गया, ठीक है, तो वो कैसे काम करता है, उसमें कौन सी रेज होती हैं? तो वो कौन सी होती है? इंफ्रारेड रेज होती है। ठीक है जी। आप बटन, दूर बैठे हो बेड पे और बटन को प्रेस करते हो, आपका टीवी ऑन हो जाता है, तो वो उसमें कौन सी रेज होती हैं? इंफ्रारेड होती हैं। ठीक है, अब रकत जो किरणें होती हैं वो इंफ्रारेड रेज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कि बोला गया ऐसा कौन सा डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर, अभी आपको पढ़ाया था पीछे कि एसी को डीसी में बदलना है, कि एसी को किस में बदलना है? डीसी में कन्वर्ट करना है, तो वो है रिएक्टिव। क्या होता है? रिएक्टिव। कि एसी को किस में कन्वर्ट कर दिया? डीसी में, तो वो उसका सही ऑप्शन क्या है? रेक्टिफायर। नेक्स्ट है कि जो हमारे पास एनर्जी ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज इज ग्रेटर देन, जो परावैंगनी किरणों की ऊर्जा अधिक हो तो किससे अधिक होती है? बताइए किससे अधिक होती है? तो वो होती है इंफ्रारेड जो रेज होती है उनसे अधिक होती है यूवी रेज की, जो हमारे पास यूवी रेज की एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हवा की गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया किया जाता है? कि हवा की गति को मापने के लिए हम जो यूज़ करते हैं, उपकरण यूज़ करते हैं, उसका क्या नाम है? एनियो एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो होता है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है? कि जो हवा की गति है उसको मापने के लिए जिस यंत्र का यूज़ किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? एनीमोमीटर। क्लियर है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, गुरुत्वाकर्षण के नियमों को किसने परिभाषित किया था? कि जो हमारे पास गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है, जो जो हमारे पास गुरुत्वाकर्षण है तो वो किसके द्वारा बताया गया था? न्यूटन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए कि कहा गया था न्यूटन के 3 लॉ थे, ये आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, पहले लॉ को क्या बोला जाता था? लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरे को क्या बोला जाता था? रियल लॉ। ठीक है, एफ इजिकल टू क्या होता था? एम ए होता था। ठीक है, और थर्ड लॉ क्या होता था? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कि भाई हम अगर किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाएंगे, अगर कोई वो किसी गेंद को दीवार पे मारेंगे तो वो दीवार भी उस बॉल पे उतना ही फोर्स लगाएगी। तो न्यूटन का थर्ड लॉ था। और न्यूटन के तीसरे नियम को और क्या कहा जाता था?
कंजर्वेशन ऑफ अ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ अ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमारे पास मेटल यूज टू मेक द लाइटनिंग कंडक्टर, कि वो कौन सी मेटल है जिसका यूज लाइटनिंग कंडक्टर के लिए बना किया जाता है। ठीक है, जो हमारे पास तंडित चालक बनाने के लिए किसका प्रयुक्त धातु है, कौन सी प्रयुक्त धातु है, तो वो कौन सी है, कॉपर। ठीक है, कॉपर जो है वो क्या है, उस कंडक्टर का, उस लाइटनिंग के लिए उस मेटल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, कहा गया है कि जो हाइड्रोजन गुब्बारा है वो किसके कारण ऊपर ऊपर तैरता है। तो हाइड्रोजन जो है हमारे पास किसके कारण ऊपर तैरता है, क्योंकि जो हमारे पास गुब्बारे का भार, उसके भार विस्थापन वायु के भार से कम होता है। कि जो गुब्बारे का भार होता है उसके द्वारा विस्थापित वायु के भार से कम होता है। जितनी हवा वो डिस्प्लेस कर रहा है उससे उसका भार क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो ऊपर ऊपर चलता जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि अगर कोई बंदा जो है एस्टिमिटिज्म एस्टिगिमेटिज्म के द्वारा क्या होता है, उसको ये वाला दोष है, तो उसको किस लेंस से के द्वारा दूर किया जाएगा, तो उसको किस लेंस के द्वारा सुधारा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है इस बीमारी से निपटने। क्लियर है जी, ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। मैंने आपको ये सारे ही डिफेक्ट पढ़ाए हुए हैं, तो जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी हुई हैं वो पहले पहले की क्लासेस जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो हमारे पास एक लेज़र होती है जो नियॉन की बनी होती है, सभी परमाणुओं की प्रकाश तरंगों का उत्सर्जन करती हैं। ठीक है जी, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयुक्त सभी। ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी होगी, सेम एम्पलीट्यूड होगा, सेम फेज होगा। ठीक है, जो हमारे पास लेजर रहती है किसकी, नियॉन जो हमारे पास लेजर होती है उसमें। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा क्षमता अधिक होती है। कि इसमें से सबसे ज्यादा ऊष्मा जो जो हमारे पास होती है वो पानी। पानी को एज अ कूलेंट, गाड़ियों में आपने देखा है कि गाड़ी को ठंडा करने के लिए क्या डाला जाता है, कूलेंट डाला जाता है। क्योंकि इसकी जो हमारे पास हीट कैपेसिटी होती है वो बड़ी ही ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बड़ी जल्दी गर्म नहीं होता है। इसको गर्म होने के लिए क्या चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए, तो ये बॉईल करेगा, अदरवाइज ये बॉईल नहीं करेगा। इसलिए इसकी जो हमारे पास हीट कैपेसिटी होती है बड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए गाड़ियों में एज अ कूलेंट ठंडा करने के लिए क्या डाला जाता है, पानी डाला जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्या कहा गया है। यदि किसी स्थान का तापमान अचानक से बढ़ जाता है तो उसमें उसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो क्या हो जाता था, उसकी आर्द्रता में क्या आएगा। अगर किसी का टेम्परेचर अचानक बढ़ जाएगा तो वो जो हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये, आप मेरे साथ अपना अपना जो स्कोर है वो साथ साथ में लिख रहे होंगे, और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर भेजेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। कहा गया है कि रेडियो जो प्रसारण में संबंधित एएम को पूर्ण क्या है, जो हमारे पास एएम आप बोलते हो ना कि हम इतने एएम पे, इतने एएम पे, 101 एएम पे हम हमारे पास ये रेडियो चैनल आ रहा है। ठीक है जी, इस फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है, तो वो क्या होता है, मोड जो एम्पलीट्यूड है मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ये आपने हमारी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है कि भाई जो हमारे पास चंडीगढ़ जो रेडियो है वो 107.2 पे चलेगा एएम पे, तो एएम मतलब इतने पे फ्रीक्वेंसी हमने सेट कर दी है कि हमारा रेडियो इतने पे ही साफ सुनाई देगा। जैसे यहाँ पे हमारा धर्मशाला में रहता हूँ तो यहाँ पे 103.4 जो होता है एएम पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है, तो इतने पे ही साफ चलता है। ठीक है जी, जैसे हमारे पास 98.4 है जलंधर है, तो उस हिसाब से ये एक फ्रीक्वेंसी सेट कर दी जाती है कि आप इस फ्रीक्वेंसी पे रहोगे तो ही आपको आवाज़ क्या देगी, साफ सुनाई देगी। तो उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। कहा गया है कि वे कौन सा कलर है
कौन सा रंग पीले रंग का पूरक रंग है? तो पीले कलर का पूरक रंग कौन सा है जी? जो हमारे पास इसका है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, जो ब्लू होता है वो क्या होता है हमारे पास पीले रंग का पूरक रंग होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ब्लू कलर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। नेक्स्ट है हमारे पास, कपड़े धोने के दौरान हम नील का प्रयोग किस कारण करते हैं? कपड़े धोने के बाद हम नील का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो किसके लिए करते हैं? जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी कि जो प्रॉपर पिगमेंटल कंपोजिशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो हमारे पास घड़ियां होती हैं, ठीक है, उसमें जो बहुत स्प्रिंग लगा होता है उसमें कौन सी एनर्जी होती है? तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? ठीक है जी, जो क्योंकि जो हमारा हम घड़ी में जो हमारे पास स्प्रिंग लगा होता है तो उसकी वजह से सुइयां क्या करती हैं, चलती रहती हैं। तो वो उसकी उसमें क्या आती है, मोशन आता है। तो वो कौन सी हुई, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बताया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वेयर। अगर कोई भी चीज हमारे पास मोशन में है तो वहां पे क्या आएगी, गतिज ऊर्जा। अगर हमारी कोई चीज रुकी हुई है तो वहां पे क्या आएगी, जो हमारे पास स्थित ऊर्जा। ठीक है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, एम जी। क्लियर है? और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। एक क्वेश्चन और है, जो हमारे टेक्निकल का पेपर आता है उसमें भी पूछा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी और जो लीनियर मोमेंटम होता है उसके बीच में क्या रिलेशन। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वेयर लीनियर मोमेंटम ओवर में 2m। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक रिलेशन होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर ओवर में 2m। नेक्स्ट है हमारे पास, कहा गया है कि जो हमारे पास सेंसेशन ऑफ द वेटनेस इन अ स्पेसक्राफ्ट इज एंड द ऑर्बिट इज ड्यू टू, कि जो हमारे पास जो बाहर जो अंतरिक्ष में घूमते हैं वो अपने आप को क्या भार रहित अनुभव करते हैं, अनुभूत करते हैं, वो किस कारण से? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन होती है, ठीक है, जो हमारे पास जो हमारे पास एक्सेलरेशन होती है ऑर्बिट विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी आउटसाइड। कि जो हमारे पास ऑर्बिट घूम रहा है, जो हमारे पास स्पेस प्लेन यहाँ पे घूमता है, जो हमारे पास यहाँ पे स्पेस पे जो हमारे पास जहाज है वो घूम रहा है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो बाहर की जो ग्रेविटी होगी उसके इक्वल होता है। इसलिए हमारे पास जो क्या रहता है, हमें क्या लगता है, हम भार रहित हैं। अब इसमें से मैं आपको कुछ और भी बता देता हूँ कि पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि जब हमारे पास लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है, आप लिफ्ट के अंदर बैठे हो तो आपका जो वेट है वो बढ़ जाता है। आपने यहाँ पे बेइंग मशीन रखी हुई है और आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आपका वेट क्या करेगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आपके वेट में क्या होगा, जी ऐड हो जाती है। मतलब डब्ल्यू क्या आ जाएगा, आपका अपेरेंट वेट क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू जी प्लस में ए। जी प्लस में ए जो होगा उसमें आपका वेट क्या हो जाएगा, आपकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, जी उसमें ऐड हो जाएगी। जब लिफ्ट क्या करेगी, ऊपर की तरफ, ठीक है, अगर अपर साइड में जाएगी तो आपका वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर नीचे की तरफ आएगी तो आपका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर लिफ्ट क्या कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है तो आपके वेट में क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी, मतलब कम हो जाएगा। तो इसमें से जी में से एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। क्लियर है जी? तो ये ध्यान में रख लेना कि अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा वेट बढ़ता है, अगर लिफ्ट के अंदर हमने बेइंग मशीन रखी हुई है तो हमारे वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर नीचे की तरफ आएंगे तो वेट क्या होगा, डिक्रीज। और इसका जो सही आंसर है वह है इस क्वेश्चन का, जो 55 क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर हमारे पास है बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि जो थर्म होते हैं वो किसकी इकाई होती, थर्म किसकी इकाई होती?
जो हमारे पास गर्मी होती है, हीट की जो यूनिट होते हैं वो थर्म भी होते हैं, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट है, आपको पता है पावर के यूनिट क्या होते हैं, वाट होते हैं। ठीक है, लाइट जो होती है इसके हमारे पास मीटर पर सेकंड होते हैं, डिस्टेंस के मीटर होते हैं। बचा क्या, हीट, हीट के क्या होते हैं, जूल, जूल भी होते हैं और थर्म भी होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि न्यूटन का जो पहला लॉ है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है कि न्यूटन का जो पहला लॉ है उसे क्या कहा जाता है, जड़त्व के नियम के से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमारे पास पानी का तालाब किसके कारण कम गहरा दिखता है, तो किसके कारण हमें कम गहरा दिखता है, ड्यू रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर मैंने आपको जब पढ़ाया तो मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे पास पानी के तालाब पे कोई भी चीज़ पड़ी हुई है तो वो धरातल से ऊपर दिखती है, तो वो किस वजह से दिखती है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, मतलब अपवर्तन की वजह से वो हमें कहाँ दिखती है, ऊपर दिखती है। अगर स्विमिंग पूल में कोई भी सिक्का गिरा होगा तो सिक्का अपनी धरातल से ऊपर दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो कौन सा फिनोमेना होता है, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मनुष्य को ज्ञात सबसे प्राचीन प्रकार की ऊर्जा क्या है, तो वो कौन सी है जी, जियोथर्मल एनर्जी, भू तापीय एनर्जी जो है वो सबसे प्राचीन काल की एनर्जी है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है, कोयले से व्यावसायिक रूप से उत्पादित ऊर्जा क्या कहलाती है, तो जो कोयले से हमारे पास जो एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, थर्मल ऊर्जा। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी है, थर्मल ऊर्जा, वो कहाँ से प्रोड्यूस की जाती है, कोयले से प्रयोग की जाती है। तो ये जो थे हमारे पास, मैं आपके लिए ये दो सीरीज लेके आया था। जो आने वाली हमारे पास सीरीज है उसमें आपके पास पॉलिटी, जो हमारे पास हिस्ट्री है, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, और जो भी जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, चाहे वो जनरल साइंस के हों, ठीक है, चाहे वो करंट अफेयर के उसमें कुछ आ जाए, तो मैं आपको सब वहाँ पे बताऊंगा। प्रीवियस ईयर में करंट अफेयर के तो कहाँ से रहेंगे, क्योंकि करंट अफेयर तो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो जो भी PYQ है वो मैं आपको वहाँ पे करवाऊंगा, हिस्ट्री से क्या आया हुआ है, पॉलिटी से क्या आया हुआ है, जियोग्राफी से क्या आया हुआ है। ठीक है जी, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो आप हमारे साथ UC लाइव चैनल के साथ जुड़ें और अपने आने वाले एग्जामों की तैयारी करते रहें। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।